हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों का। आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज की वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल इंटरेस्टिंग। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं और एक गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम कंपोनेंट्स लगाएं तो उसका हमें फ़ायदा क्या होता है। तो स्टार्टिंग ऑफ लास्ट एपिसोड में जैसे मैंने आपको बताया था कि 3D। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट, कंपोनेंट्स के अलावा मैं यूआई भी आज डिस्कस करूंगी। तो यूआई के भी थोड़े बहुत कंपोनेंट्स आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे-कैसे, क्या-क्या यूज़ होता है। तो या आज की वीडियो इस चीज़ के ऊपर बेस्ड होगी। खैर, स्टार्टिंग ऑफ सबसे पहले तो हम एक 3D ऑब्जेक्ट बीच में डाल देते हैं, व्हिच इज़ अ क्यूब। ठीक है, इसको हम इधर ही रहने देते हैं, 0, 0, 0 करने की ज़रूरत नहीं है फॉर नाउ। अच्छा, अब हमने क्यूब को सिलेक्ट किया, अब कंपोनेंट्स होते क्या हैं? ये तो मैंने आप लोगों को सारा इसका इंटरफ़ेस बता दिया था ना कि कैसे-कैसे, क्या-क्या नेविगेट होता है। ये इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर के अंदर आपके पास सारी डिटेल्स आ रही हैं, डिटेल्स के अंदर ट्रांसफॉर्म आ रहा है, ट्रांसफॉर्म मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, इसकी पोजीशन बता रही होती है, रोटेशन और स्केल बता रही होती है। ठीक है, इसके बाद आता है मेश फिल्टर हमारे पास। ठीक है, मेश फिल्टर क्या हमारे पास कर रहा होता है कि इट डिफाइंस कि ये शेप ऑब्जेक्ट की है क्या। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए होता है कि हमें पता चल जाए कि इसकी शेप कैसी है। क्यूब है, स्फेयर है, जैसे ये यहाँ पर दिया हुआ है ना, मेशेस हमारे पास। आप इसको सिलेक्ट करोगे, आप इसमें से कोई भी सभी मेश सिलेक्ट करके इसके अंदर डाल सकते हो। अगर मैं स्फेयर डालती हूँ फॉर इंस्टेंस, तो आप ये देखो ये स्फेयर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और अगर आप डाल देते हो, सिलेंडर डाल देते हो, तो ये सिलेंडर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसका जो पेरेंट है वो क्यूब ही रहा है। सही है, रहा क्यूब ही है, बट इसके अंदर जो हमने अपना मेश फिल्टर था उसको चेंज कर दिया, तो वो सिलेंडर में कन्वर्ट हो गया। सही हो गया। तो बैक टू द क्यूब थिंग। उसके बाद आता है मेश रेंडर। मेश रेंडरर का क्या काम होता है कि ये जो हमारी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है ना, ये इसको यहाँ पर डिस्प्ले करवाने के लिए होता है। मेश रेंडर का सिर्फ इतना काम होता है कि हमें बताता है कि अच्छा ये स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो या ना हो। इसको अगर हम अनचेक करते हैं तो देखो ये निकल गया। अब ये जो चीज़ है ये कोलाइडर है, हम इस कोलाइडर को रिमूव कर देते हैं। ये कंपोनेंट होता है, ठीक है? अगर ये ना भी एग्ज़िस्ट करे तो कोई मतलब आपको अभी फ़िलहाल तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी हम कोलाइडर से कोई काम नहीं कर रहे। लेकिन वैसे ये ज़रूरी होता है, ये मैं आप लोगों को बताऊँगी क्यों होता है। अच्छा, मेश रेंडर के ऊपर हम थे। मेश रेंडर का सिर्फ़ इतना काम होता है कि वो हमें ये बताए कि हमारा जो क्यूब है, जो हमारा मेश है, बेसिकली जो क्यूब की शेप के अंदर मेश है, वो रेंडर होगा या नहीं होगा। रेंडर मीनिंग के स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा या नहीं आएगा। रेंडर का ये मतलब होता है कि वो स्क्रीन के ऊपर विज़िबल है कि नहीं है। ठीक है, इसको अनचेक किया तो डिसेबल हो गया, चेक किया तो विज़िबल हो गया। ठीक है, अब इसके काफ़ी सारे यूज़ेज़ हो सकते हैं। आप हो सकता है कि आपने इसको इस क्यूब को स्क्रीन के ऊपर ना दिखाना हो लेकिन ये एग्जिस्ट करता हो, या हो सकता है कि आपने इसको डिसेबल इनेबल करवाना हो, तो आप वो मेश रेंडर के थ्रू भी करवा सकते हो। उसके और भी बड़े सारे तरीके होते हैं। मेश रेंडर के अंदर आप मटेरियल भी लगा सकते हो। या अब फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पर एक मटेरियल बनाती हूँ। मटेरियल बनाने का क्या तरीका था, यहाँ पर हम गए, ये हमारे पास मटेरियल है, ठीक है, ये हमारा एक न्यू मटेरियल बन गया। इसको फॉर इंस्टेंस आप नाम दे दो, क्यूब दे दो, चलो। क्यूब का आप कलर डाल दो, कोई सा भी कलर कर दो, ठीक है। यहाँ से आप अपना कलर चेंज करते हो, जो आपका ये देखो यहाँ पर इस जगह पे यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है, तो आप इसका कोई भी कलर दे दो, बेशक येलो कर दो, येलो कर लेते हैं चलो। ठीक है, अब ये है ना हमारे पास, इसके डिफ़ॉल्ट मटेरियल के अंदर गए, यहाँ पर ये वाला क्यूब डाला, तो देखो हमारी क्यूब का कलर चेंज हो गया। कलर चेंज करने का एक और तरीका भी होता है, वो ये होता है कि आपने फॉर इंस्टेंस इसके ऊपर मटेरियल लगाना है, तो आप यहाँ पर अटैच कर दो। तो क्या हुआ कि यहाँ पर मटेरियल आपका लग गया, इस क्यूब के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो हमारा मटेरियल ऑटोमेटिकली अटैच हो गया। दूसरा क्या तरीका होता है, दूसरा ये तरीका होता है कि आप यहाँ पर इस जगह पे खाली एम्प्टी स्पेस के ऊपर इसका मटेरियल लगाओगे, तो ये एक मटेरियल इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। इसकी यहाँ से आप सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हो, ये ओपेक, कट आउट, फेड, डिफरेंट डिफरेंट इसकी सेटिंग्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स के लिए यूज़ होती हैं। मेटालिक कर दोगे तो ये जैसे मेटल की अपीयरेंस नहीं होती है, देखो यहाँ पर जैसे शाइन आ गई है। यहाँ पर तो अभी आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा, बट वो जब रेंडर होता है ना गेम वाले सीन के अंदर, तो वो सर्टेन एंगल्स के ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो वो मेटालिक लगता है। लेकिन अभी आप फॉर इंस्टेंस जस्ट लुक एट दिस, यहाँ से आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये किस टाइप का होगा। ये देखो ये मेटालिक लुक एक दे रहा है। ठीक है, इसको भी फॉर नाउ हम 0 कर देते हैं। स्मूथनेस क्या बता रही होती है, ये देखो, ये इसके ऊपर जितनी आप स्मूथनेस इसकी बढ़ाओगे उतना वो मतलब
जिस तरह क्लीन ग्लास की तरह स्मूथ नहीं होता कि आप उसके ऊपर हाथ फेरो तो वो स्मूथली, मतलब बेसिकली स्मूथ ही आप उसको कर रहे हो, तो ये स्मूथन करने के लिए होता है। इसकी आप कम भी कर सकते हो, देखो कम किया तो ये रिफ्लेक्टिव टाइप की, जैसे मार्बल होता है ना, मार्बल के लिहाज से आप इसकी सेटिंग कर सकते हो, तो वो स्मूथनेस डिफाइन करने के लिए होता है। इसको भी अभी हम फॉर नाउ अगर बिल्कुल ज़ीरो कर दोगे स्मूथनेस, तो वो थोड़ा रफ सा टेक्सचर देगा। वैसे बिल्कुल सैंड और सैंड पेपर के टाइप की नहीं होती लुक, बिल्कुल मैट फिनिश जो होती है। स्मूथनेस को ज़ीरो कर दोगे तो वो मैट बन जाएगा। नॉर्मल मैप और ये हाइट मैप वगैरह क्या होता है, ये बेसिकली ना हमारे जो मटेरियल होता है उसको सही तरीके से एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मैप करने के लिए होता है। अब अगर फॉर इंस्टेंस हम ब्रिक्स का टेक्सचर लगा रहे हैं और वो सही से यहाँ पर अलाइन नहीं हो रहा, तो हम नॉर्मल मैपिंग के थ्रू उसको एडजस्ट करेंगे और उसका नॉर्मल मैप लगाएंगे, तो वो उसका टेक्सचर और उसका जो प्रॉपर डायरेक्शन है वो हमारी उसके ऊपर मैप हो जाएगा हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर। एमिशन को चेक करके देखते हैं। अभी तो फॉर नाउ एमिशन का कोई पर्पस नहीं है, लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं। इल्यूमिनेशन, बेक्ड वगैरह ये सारी सेटिंग्स तब काम आएंगी जब हम रियल टाइम के अंदर कोई चेंजेस वगैरह कर रहे होंगे। फॉर नाउ आप लोगों को आइडिया तो हो गया होगा कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको हम ड्रॉप डाउन को क्लोज कर देते हैं। मैं आपको मेश रेंडर का बताई थी, मेश रेंडर भी एक्सप्लेन हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास अम, आगे क्या था। हाँ, एक जो कॉमन इश्यू मैंने आप लोगों को बताना था, एक कॉमन इश्यू ये होता है कि लोग ना मोस्टली उनको समझ नहीं आ रही होती कि अच्छा हमारा ना ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा, विज़िबल नहीं है। तो उसका मकसद ये हो रहा होता है कि हमारा मेश रेंडर ऑफ हुआ होता है। मेश रेंडर को आप ऑन करोगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो विज़िबिलिटी शो करना शुरू कर देगा। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक और अब कंपोनेंट्स ऐड करने का तरीका क्या होता है कि आप यहाँ पर ऐड कंपोनेंट दबाओ। यहाँ पर जो भी आपने कंपोनेंट देखो, यहाँ पर वैसे ओरिजिनली बहुत सारी ऑप्शंस ऑलरेडी गिवन होती हैं। अब आप ऑडियो के अंदर जाओ तो यहाँ पर ऑडियो कोर्स फिल्टर, एको फिल्टर, लिसनर, ऑडियो लिसनर मोस्टली यूज़ हो रहा होता है जब हमने कोई ऑडियो, ये मैं ऐड कर देती हूँ, रुको। अच्छा नहीं, सॉरी, ये नहीं बताना था मैंने आपको, ये वाला बताना था। ऑडियो सोर्स किधर गया? हाँ, ये ऑडियो सोर्स का बताना था। अब ऑडियो सोर्स क्या कर रही होती है, यहाँ पर आप अपनी ऑडियो क्लिप लगाते हो, ठीक है? और वो इनपुट सोर्स देते हो और उसके बाद वो प्ले करनी शुरू हो जाती है। इसके अंदर आप ट्रिगर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो, लूप के अंदर भी लगा सकते हो। लूप के अंदर लगाओगे तो वो कॉन्स्टेंटली चलती रहेगी। लूप नहीं अनचेक्ड होगा ना, तो उसका ये नुकसान होगा कि आपकी सिर्फ एक ही दफ़ा चलेगी। अब जैसे बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है ना गेम्स का, मोस्टली हमारे जो मेन मेन्यू के ऊपर लगी होती हैं, वो लूप कर रही होती हैं। अब वो ये होता है कि अगर फॉर इंस्टेंस 1 मिनट की हमारे पास ऑडियो है, तो वो जब 1 मिनट कंप्लीट होगा, अगर ये हमारा लूप अनचेक्ड है ना, तो इसका ये मतलब है 1 मिनट कंप्लीट होने के बाद खत्म। इट विल नॉट रिपीट अगेन, वो दोबारा से नहीं चलेगी। लेकिन अगर हमने लूप क्लिक किया हुआ है, तो जब तक प्लेयर मेन मेन्यू की स्क्रीन के ऊपर है, वो ऑन रिपीट चलता ही रहेगा। प्ले ऑन अवेक का ये मतलब है कि हमारा जैसे ही गेम स्टार्ट हो, तो हमारा ऑडियो चल पड़े। उसके ऊपर कोई ट्रिगर ना लगाओ, कुछ ना लगाओ, बस इसके ऊपर सिर्फ ये लगा हुआ है कि गेम जैसे ही स्टार्ट हो, ये ऑडियो चल पड़े। जैसे ही हम प्ले का बटन, यहाँ से ये प्ले का बटन दबाएँगे ना, ये ऑटोमैटिकली चल पड़ेगा और चलने के बाद फिर लूप होगा, नहीं होगा, वो हम यहाँ पर ये चेक लगा के कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसकी प्रायोरिटी लो, हाई, वॉल्यूम, पिच, स्टीरियो पैन, ये सारी ऑडियो की सेटिंग्स ही होती हैं। ये इतनी डिटेल में भी हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बट ये ओवरऑल वॉल्यूम और पिच सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हम मोस्टली चेक करते हैं कि पिच कितनी होनी चाहिए, वॉल्यूम कितना होना चाहिए। वॉल्यूम मोस्टली हम 100 ही रखते हैं, वो तो बंदा मैनुअली भी चेंज कर ही सकता है। ठीक है? तो इसके अलावा क्या है, हाँ, दैट्स अबाउट इट। ठीक है, ये मैंने आपको बताना था, एज़ एन एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया, ये वैसे इतना अभी फ़िलहाल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। इफ़ेक्ट्स के अंदर आप जाते हो तो इफ़ेक्ट्स के अंदर हमारे पास ट्रेल रेंडर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, लाइन रेंडर, पार्टिकल सिस्टम, ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं वैसे विजुअल इफ़ेक्ट्स वगैरह। अ, ट्रेल रेंडर इसलिए होता है कि वो एक अपनी हमारे ऑब्जेक्ट के पीछे एक लाइन छोड़ देगा, इसके ऊपर ट्रेल रेंडर हम लगा के दिखा देती हूँ मैं अभी आपको, वैसे अगर ये सी दिस इज़ अ ट्रेल रेंडर, ये इसकी ट्रेल रेंडर हो रही है इसके पीछे। ये थोड़े टाइम के बाद खुद ही डिसअपीयर होनी शुरू हो जाएगी।
हाँ, ये 5 सेकंड्स इसका टाइम है ना ऑलरेडी, तो ये अभी थोड़ी, ये देखें, ये 5 सेकंड्स के बाद ऑटोमैटिकली डिसअपीयर हो गई है। ट्रेल का मोस्टली ये मकसद होता है कि आपने अगर फॉर इंस्टेंस किसी चीज़ के ऊपर आग लगाई हुई है, तो वो आग अपना ट्रेल छोड़ के जा रही है, स्मोक इफ़ेक्ट छोड़ रही है, या एक गाड़ी है, उसके पीछे हम डस्ट इफ़ेक्ट डालना चाह रहे हैं और उसका ट्रेल होना चाहिए, या गाड़ी के पीछे स्मोक इफ़ेक्ट होना चाहिए, वो अपना एक ट्रेल छोड़े, तो वो उसके लिए हम ट्रेल रेंडर लगाते हैं। अब ये आप बाहर भी बना सकते हो, लाइक यूनिटी से बाहर भी ये चीज़, यहाँ से आप इसका टाइम वगैरह एडजस्ट करते हो। ओहो! यहाँ से आप इसका टाइम एडजस्ट करते हो कि कितनी देर के लिए विज़िबल हो, इसकी फर्दर सेटिंग्स आप यहाँ से भी कर सकते हो, इस ग्राफ के थ्रू, ये भी मैं आप लोगों को सिखाऊँगी। प्रॉपर इन अ डिटेल्ड वीडियो, अभी तो मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ अबाउट द कंपोनेंट्स दैट आर मोस्टली नीडेड और ज़रूरी जो होते हैं, उनका बता रही हूँ आपको। ठीक है, यहाँ से इसकी काफ़ी सारी सेटिंग्स होती हैं, बहुत मज़े-मज़े के आप बना सकते हो इनको, ट्रेल्स का कलर भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से इसका कलर चेंज हो जाएगा। कॉर्नर वर्टिसेस को आप देखो कि आपने कितना शार्प करना है, कितना सॉफ्ट करना है, कितना आपने उसको डिस्टेंस देना है, कितनी देर तक चले, मिनिमम वर्टेक्स का डिस्टेंस कितना हो। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अच्छा, उसके अलावा इफ़ेक्ट्स के अंदर एक और कौन-सी ज़रूरी चीज़ मैंने आपको बताई थी? पार्टिकल सिस्टम। पार्टिकल सिस्टम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो जैसे ये पार्टिकल बनते जा रहे हैं। पार्टिकल सिस्टम आप यूज़ कर सकते हो ग्लिटर इफ़ेक्ट के लिए, अगर आपकी मैजिकल थीम है, और इसकी भी बहुत सारी, अभी लूपिंग आप बंद करोगे ना, तो ये एक ही दफ़ा चलेगी, ठीक है? जब आप प्ले करोगे सिर्फ़ तब। लेकिन लूपिंग अगर आपकी ऑन होगी तो इट विल कॉन्स्टेंटली कीप मूविंग ऑन। इधर चला गया। हाँ, वो मैंने बंद कर दिया था ना। तो ख़ैर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये काफ़ी सारे पार्टिकल्स बनाने के लिए यूज़ होता है, आप इसका प्रीफैब बना लो और इसको कॉन्स्टेंटली यूज़ करते रहो ओवर एंड ओवर अगेन। अब जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिकल सिस्टम यूज़ किया था, वो इसलिए था कि मैंने डिस्ट्रक्शन दिखानी थी अपने एनिमीज़ की। तो वो ये होता था कि वो जब स्पाइडर रोबोट्स जब फटते थे ना, उनके ऊपर हम जब शूट करते थे, इट वाज़ अ टावर डिफेंस गेम। तो उसमें हमने टावर को बेसिकली बचाना था अपने स्पाइडर से। तो जब व्हेन यू शूट शॉट्स टुवर्ड्स द स्पाइडर्स ना, उनको जब वो टच होता था, तो वो एक पार्टिकल स्प्लैटर होता था। तो उसके लिए आई यूज़ द पार्टिकल इफेक्ट। आई विल टेल यू द डिटेल्स ऑन एवरी सिंगल थिंग कि मैंने कैसे-कैसे उसको किया और कौन-कौन सा पार्टिकल यूज़ किया, और क्या उसकी सेटिंग की। तो आई टेल यू इन अ डिटेल्ड वीडियो। पार्टिकल सिस्टम के ऊपर एक अलग वीडियो बनेगी, हर कंपोनेंट के ऊपर, ये इफेक्ट्स वाले स्पेशली जो कंपोनेंट्स हैं, इनके ऊपर मैं सेपरेट सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी, ताकि अगर आपने किसी प्रोजेक्ट के लिए, यू जस्ट हैव टू सी दैट वीडियो, आपने वो एक स्पेसिफिक पार्ट देखना है कि अच्छा यार, मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए पार्टिकल सिस्टम बना रहा हूँ, मुझे कैसे बनाना है, तो वो वीडियो आप प्ले कर लो और आपको फिर एक क्विक से ट्यूटोरियल के अंदर समझ आ जाएगी कि अच्छा ये इसने ऐसी ऐसी सेटिंग की है, तो मैं ऐसे ऐसे करूंगा तो मेरा पार्टिकल बन जाएगा। ठीक है, इफ़ेक्ट्स की आपको समझ आ गई। इवेंट्स, इवेंट लिसनर्स वगैरह लगते हैं, इवेंट सिस्टम आपको ऑटोमैटिकली वैसे डल जाता है जब आप वो डालते हो ना कैनवासेस वगैरह, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। रे-कास्टिंग भी एक अलग चीज़ है, एक अलग टॉपिक फॉर अनदर वीडियो। लेआउट्स के रिलेटेड होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मोस्टली यूआई के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगी कैसे-कैसे यूज़ होते हैं। कैनवास स्केलर होता है, कंटेंट साइज़ फिटर होता है, जो हमारा कंटेंट एक कैनवास के अंदर फिट कर रहा होता है, वो जब हम यूआई कर रहे होंगे तो फिर आई विल एक्सप्लेन फर्दर हाउ टू यूज़ दीज़। अब मेशेस की तरफ आ जाते हैं। मेश जैसे आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन के ऊपर जो मैंने आप लोगों को बताया था। मेश, फ़िल्टर मेश, रेंडर, उसके अलावा टेक्स्ट मेश प्रो जो होता है, वो टेक्स्ट डिलीवर करने के लिए होता है, टेक्स्ट शो करवाने के लिए होता है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी, वो भी यूआई में ही आ जाता है। नेविगेशन जो है वो एआई नेविगेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास अगर तो नेविगेशन नहीं एग्ज़िस्ट कर रही इसके ऊपर, तो आप यहाँ विंडो पे जाओ, पैकेज मैनेजर पे जाओ। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप। आपके पास अगर कोई चीज़ प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है, अगर आपके पास टेक्स्ट मेश प्रो भी नहीं है, आपके पास और भी कोई चीज़ नहीं है, तो आप पैकेज मैनेजर में जाओ, यहाँ विंडो से जाओगे, ठीक है? ये पैकेज मैनेजर है, इसको दबाओगे। इन प्रोजेक्ट मतलब कि आपके प्रोजेक्ट में क्या-क्या एग्ज़िस्ट कर रहा है अभी, ठीक है? और क्या-क्या आपने डाउनलोड करवाना है। यूनिटी रजिस्ट्री में जाओगे, यहाँ पर जाके आप लिखोगे एआई नेविगेशन एंड यू विल इंस्टॉल इट, ठीक है? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये एआई इतना इफेक्टिव एआई नहीं होगा, आई वुड से कि इट्स नॉट लर्निंग एआई, इट्स प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स जो एक एआई के अंदर फीड कर दिए हुए हैं।
और या आप अपनी सर्फेसेस के ऊपर लगाओ, आप अपने एनिमी के ऊपर लगाओ, और वो एनिमी उस सर्फेस को नेविगेट कर लेता है, उसको फ़ील कर लेता है। आपने एक पाथ डिफ़ाइन कर दी है, तो उस एनिमी के ऊपर अगर नैव मेश एजेंट फॉर इंस्टेंस लगा हुआ है, तो वो नैव मेश एजेंट ये कर रहा होता है कि वो उस सर्फेस को डिटेक्ट कर रहा होता है, और उसको पता होता है कि अच्छा मेरा ये पाथ है, मैंने इस पाथ के ऊपर जाना है। तो अगर आपने फॉर इंस्टेंस एनिमीज़ स्पॉन करवाने हैं वेव्स में, ठीक है? तो अगर आपने एक प्लेन डाला हुआ है एक क्यूब की साइज़ का, और आपने बताना है कि अच्छा तुमने इस क्यूब से बाहर नहीं जाना, ठीक है? अब वो आप सरफेस तो नहीं डिफाइन, एरिया अब आप स्क्रिप्ट के थ्रू करवा सकते हो कि अच्छा इस बाउंड से लेके इस बाउंड तक तुमने स्क्रॉल करना है, ठीक है? फॉर इंस्टेंस तुमने इस बाउंड से लेके इस बाउंड तक एक्स एक्स पोज़ीशन से लेके इस एक्स पोज़ीशन तक लेफ्ट राइट मूव करते रहना है। वो तो आप कोड के थ्रू बताओगे कि लेफ्ट राइट मूव करना है, अप डाउन मूव करना है, कैसे मूव करना है। लेकिन उस सरफेस एरिया को डिफाइन करने के लिए हम नैव मेश यूज़ करते हैं। ठीक है, नेविगेशन यूज़ करते हैं। बाकी हमारा जो एनपीसी की मूवमेंट होती है, उसके लिए भी नेविगेशन यूज़ होती है। काफ़ी सारी चीज़ों के लिए और भी बहुत सारे इसके यूज़ केसेस होते हैं, बट अभी फॉर नाउ मैंने आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल दे दिया कि एनिमी स्पॉनिंग इन वेव्स और वो पूरा पाथ डिफाइन करने के लिए नेविगेशन यूज़ होती है। फिज़िक्स 2D के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये देखें आप लोग, ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जो मेन होंगी वो मैं आप लोगों को बता दूँगी। अब हमारे पास ना फिज़िक्स के अंदर 2 टाइप्स होती हैं। एक 2D होता है और एक 3D होता है। अब फिज़िक्स 2D जो है वो मोस्टली 2D गेम्स में यूज़ हो रहा होता है, लेकिन 3D में भी यूज़ हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द यूज़ केस। यूज़ केस पे डिपेंड करता है कि आप एक गेम के अंदर कैसी फिज़िक्स यूज़ करना चाह रहे हो। तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। ज़ाहिर है अगर आप सिर्फ़ 2D वाला टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो ना एक 2D गेम बनाने के लिए, तो उसमें आप 3D नहीं यूज़ कर पाओगे। क्योंकि आपकी है ही 2D गेम, आपने सिलेक्ट ही प्लेटफ़ॉर्म 2D वाला किया, तो उस पे 2D ही अप्लाई होगा। लेकिन व्हेन यू आर वर्किंग इन अ 3D एनवायरनमेंट, तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज़रा ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसमें आप 2D, 3D दोनों मिक्स करके काम यूज़ कर सकते हो। क्योंकि 2D में आपके पास कैनवासेस भी आ जाते हैं, आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आप उसको डील कर सकते हो। ठीक है, अब ये फिज़िक्स सेम वही वाली चीज़ है, बट फॉर 3D वाली चीज़ है। ठीक है, 3D वाले एस्पेक्ट से हम इसको देखेंगे। रेंडरिंग आ गई, स्क्रिप्ट्स आ गई, टाइल मैप भी टाइल्स बनाने के लिए होता है हमारा, डिफरेंट डिफरेंट लेवल डिज़ाइन के लिए यूज़ हो रहा होता है टाइल मैप। यूआई टूल किट होती है जो हमारे यूआई को हेल्प करती है बनाने में। इसके अंदर हमारी काफ़ी सारी यूआई डॉक्यूमेंट्स और ये सारी टूल किट होती है, बेसिकली हम हेल्प कर रही होती है कि यूआई को नेविगेट कैसे आप करोगे। यूआई जो होता है वो हमारे अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देता है, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें मोस्टली, वैसे यूआई लोग यूनिटी के अंदर कम ही यूज़ कर रहे होते हैं लोग। मतलब ये तो एक टेम्पलेट होता है ना, ठीक है? इसमें इमेजेस वगैरह रॉ बटन्स होते हैं और रॉ फॉर्म के अंदर होते हैं। इट्स जस्ट बेसिकली आप उसको कह लो कि इट्स केस फॉर अस। हमारे पास एक बॉक्स की फॉर्म के अंदर होता है कि यार ये कंटेनर है, अब इस कंटेनर को आप जैसे मर्जी प्यारा बना लो। यूआई तो होता ही सारा प्यारा बनाने के बारे में होता है ना, क्योंकि हमने यूजर के लिए उसको प्यारा और अट्रैक्टिव बनाना होता है। गेम का यूआई इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द गेम। ठीक है, तो आप एक यूआई सेटअप कर लो जिसके अंदर आपने बटन वगैरह लगाने हैं, आपने चीज़ें चीज़ लगानी है, वो यहाँ पर सेटअप होंगी। और इसको प्यारा बनाने के लिए आप बाहर से लेके आओगे यूआई इमेजेस और यूआई बटन्स वगैरह। तो वो सारा यहाँ से सेलेक्ट होता है। सॉरी, आई एम अ लिटिल स्लीपी। वीडियो प्लेयर यूज़ होता है अगर आपने थोड़ी सी क्लिप्स वगैरह बीच में प्ले करनी हो, कोई कट सीन डालना हो, कोई ट्यूटोरियल डालना हो कि अच्छा दिस इज़ हाउ यू प्ले द गेम। तो मतलब कोई भी वीडियो क्लिप बीच में आपने ऐड करनी हो ना, शॉर्ट सी, जैसे मोस्ट गेम्स में होता है कि कोई स्टोरी लाइन एक्सप्लेन करने के लिए गेम के स्टार्ट के अंदर एक वो आप स्टार्ट का बटन क्लिक करो तो आपको एक बैकग्राउंड स्टोरी मिलती है, एंड उसके बाद फिर आपकी गेम प्ले होती है, तो उसके लिए वीडियो भी आप डाल सकते हो। स्क्रिप्टिंग इज अनदर थिंग। न्यू स्क्रिप्ट अगर आपने बनानी हो तो आप यहाँ से भी बना सकते हो। वैसे मोस्टली लोग, पीपल डोंट रियली मेक इट फ्रॉम हेयर। हाँ, ये है कि अगर आपने क्यूब के ऊपर एक स्पेसिफिक स्क्रिप्ट अप्लाई करनी है तो आप यहाँ से बना लो, क्यूब के ऊपर ऐड कंपोनेंट डाल के न्यू स्क्रिप्ट बना लो। वरना उसका एक और इजी तरीका भी ये है कि आप यहाँ पर एक स्क्रिप्ट क्रिएट करो। ठीक है, ये जैसे मैंने स्क्रिप्ट क्रिएट कर दी, और ये मैं इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ। ओह, आई ऑलरेडी हैव स्क्रिप्ट फ्रॉम सिमिलर नेम ना। इसको अगर मैं क्यूब नाम दे दूँ, इट स्टिल वोंट वर्क बिकॉज़ मैंने इसके अंदर नहीं, स्क्रिप्ट के अंदर चेंजेस नहीं किए। स्क्रिप्ट के अंदर कैसे आप चेंज करते हो? ये भी एक बहुत बड़ा एरर होता है कि लोग बाहर से उसका नाम चेंज कर देते हैं लेकिन अंदर से करना भूल जाते हैं।
तो आपने इंश्योर करना है कि आप अगर स्क्रिप्ट का नाम बाहर से चेंज कर रहे हो तो आप अंदर से मैनुअली भी खुद से चेंज कर रहे हो। जैसे ये वाली ये जगह है ना मोनो बिहेवियर से पहले, दिस इज द नेम ऑफ द स्क्रिप्ट, क्योंकि वो एक क्लास क्रिएट कर रहे हो स्क्रिप्ट के लिए। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसकी क्लास का नाम भी चेंज कर रहे हो। अभी देखो ये ऑलरेडी एक न्यू बिहेवियर स्क्रिप्ट मेरी बनी हुई थी, तो उसके साथ वो क्लैश कर रहा था कि अच्छा यार दो बन गई हैं, मैं किसको कैसे कैसे डील करूँ, दोनों के नाम भी सेम है। तो नाउ दैट आई हैव डन दिस इट शुड प्रोबेबली वर्क। या सी एरर गायब हो गया। और मैं आप लोगों को बता रही थी कि इसके स्क्रिप्ट लगाने का तरीका क्या होता है। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है, या आप इसको, चलो मैं रिमूव कर देती हूँ, यहाँ से ऐड कंपोनेंट करो, क्यूब, रुको सॉरी, क्यूब लिखो, ये देखो ये हमारे पास ये वाली स्क्रिप्ट का नाम आ गया। इसको डबल क्लिक करो तो ये इसके साथ अटैच हो गई है। तो ये भी एक तरीका है, वरना वो एक तरीका है कि आप डायरेक्टली स्क्रिप्ट ही यहाँ से बना लो तो वो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगी, बट पीपल डोंट यूजुअली डू दैट। मैं पर्सनली ये करती हूँ कि मैं यहाँ से स्क्रिप्ट अलग से बना के फिर उसको उसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देती हूँ। तो इट जस्ट रियली डिपेंड्स कि आप प्रेफर क्या चीज़ कर रहे हो। ठीक हो गया। अच्छा, कोलाइडर का मैं आप लोगों को बताऊं कि कोलाइडर क्या कर रहा होता है। देखो अभी मैंने कोलाइडर लिखे ना, कोलाइडर की बहुत सारी टाइप्स होती हैं हमारे पास, देयर आर टू मेनी टाइप्स ऑफ कोलाइडर्स। तो अभी फॉर इंस्टेंस हमने क्यूब लिया है ना, क्योंकि तो क्यूब के लिए बेस्ट कोलाइडर की टाइप क्या होगी, बॉक्स शेप ही होगी ना ऑफ कोर्स। तो हम बॉक्स कोलाइडर लगा देते हैं इसके ऊपर। पहले भी इसके ऊपर बॉक्स कोलाइडर लगा हुआ था, अगर आपको याद हो तो। मैंने वो जो चेंज किया था, डिलीट कर दिया था कि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कोलाइडर हमारा बेसिकली ये बता रहा होता है कि हमारी चीज़ ने बेसिकली अगर इसके साथ एक बॉल टच हो रहा है, ठीक है, तो कोलाइडर हमें ये बता रहा होता है कि यार ये बॉल इसको हिट करेगा या नहीं करेगा, कोलाइड करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो कोलाइडर का ये काम होता है कि वो कोलिजन डिटेक्ट करवा रही होती है, एक इनविजिबल बॉक्स बना देती है हमारे ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द, और हमें बताती है कि यार अच्छा ये कोलाइड करेगी या नहीं करेगी, इसके अंदर से स्फीयर गुजरेगा या नहीं गुजरेगा। अब इस ट्रिगर अगर इसका ऑन हो ना, तो इस ट्रिगर ऑन होने का ये मतलब है कि ये इसके बीच में से चीज गुजर जाएगी, ठीक है। अच्छा, सो आई वाज सेइंग कि इस ट्रिगर हमें ये बता रहा होता है कि ये इस चीज के बीच में से ना गुजर सकती है या नहीं। तो इस ट्रिगर ऑन होगा तो ये बेसिकली इसके ऊपर से ओवरलैप करके आराम से इसके अंदर से गुजर के चली जाएगी और कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा इसको। लेकिन वो ना मोस्टली ऐसे सिनेरियोज में यूज होता है। अब फॉर इंस्टेंस आपने ना बनाया हुआ है, मैं आपको सिनेरियो बताती हूँ। आपने बनाई हुई है एक रेसिंग गेम, ठीक है, और आपने एक कोलाइडर लगाया है एक गाड़ी के ऊपर, आपकी जो ओपोनेंट गाड़ी है, और एक कोलाइडर आपने लगाया हुआ है आपकी जो फिनिश लाइन है उसके ऊपर। जो फिनिश लाइन है उसका आप इस ट्रिगर ऑन रखोगे। ऑन इसलिए रखोगे कि आपने फिनिश लाइन के साथ गाड़ी को कराना तो नहीं है ना, ये तो ना हो कि फिनिश लाइन के ऊपर जैसी गाड़ी चढ़े तो वो, अगर आप फिनिश लाइन को एक क्यूब समझ रहे हो, ठीक है, तो आप ये तो नहीं करोगे ना कि फिनिश लाइन जो है वो उसके ऊपर से गाड़ी उड़ती हुई जी जाए और गाड़ी खुद ही डैमेज हो जाए। हमने तो उसको इस तरह रखना है कि अच्छा वो चीज ट्रिगर भी करे, वो डिटेक्ट भी करे कि हमारी गाड़ी उसके ऊपर से गुजरी है, और वो ये भी देखे कि अच्छा मेरी गाड़ी जो है वो उसके साथ टकराए ना, उसके अंदर से गुजर जाए, लेकिन डिटेक्ट कर दे कि अच्छा वो गुजर गई है उसके अंदर से। तो हम फिनिश लाइन का इस ट्रिगर ऑन कर देंगे। लेकिन अगर एक अपोनेंट गाड़ी है, उसका हमने उसके ऊपर हमने बॉक्स कोलाइडर लगा दिया, तो उसके बॉक्स कोलाइडर को हम क्या रखेंगे, उसके बॉक्स कोलाइडर का हम इस ट्रिगर बंद रखेंगे। बंद इसलिए रखेंगे क्योंकि हमने उसके अंदर से गाड़ी को गुजारना तो नहीं है ना। अब वो जो दूसरी गाड़ी है वो इनविजिबल तो है नहीं कि हम उसके अंदर से गुजर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल है, आप अगर एक गाड़ी के साथ टकरा रहे हो तो आप ये चाहते हो कि उन दोनों गाड़ियों को इम्पैक्ट हो, उन दोनों गाड़ियों को एक दूसरे की चीज फील हो कि अच्छा ये गाड़ी मेरे साथ टकराई है। तो वो टकराने वाली फीलिंग पैदा करने के लिए हम उसके ऊपर बॉक्स कोलाइडर लगाएंगे और उसका इस ट्रिगर बंद रखेंगे। बंद रखने से वो गाड़ियां एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगी। इस ट्रिगर ऑन करने से वो गाड़ियां एक दूसरे के अंदर से गुजर जाएंगी, इनविजिबल हो जाएंगी, एक दूसरे के लिए नजर आ रही होंगी लेकिन एक दूसरे के अंदर से गुजर सकती होंगी, ठीक है। अब ये जो है ना, ये किस लिए होता है, ये हमारी कोलाइडर की एजेस को एडिट करने के लिए होता है। अब अगर हमने इस साइड को बड़ा करना है कोलाइडर की, खुद मैनुअली अगर हमने करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, हर साइड को कर सकते हैं, उस साइड के लिए वो है, इस साइड के लिए ये है। ये हमारे क्यूब के ऊपर कोई फर्क नहीं लाता, सिर्फ कोलाइडर के ऊपर लाता है। तो अगर हमने अपनी क्यूब का रेडियस बड़ा करना है कि अच्छा यार ये इसके कोलाइडर का रेडियस है, ठीक है, इस रेडियस के अंदर अंदर अगर कोई एनिमी आ गया, सही है,
तो हमें डिटेक्ट करके बता दे कि अच्छा ये एनिमी हमारे करीब आ गया। कोलाइडर इसलिए भी यूज़ हो सकता है, कोलाइडर सिर्फ़ कोलिजन के लिए नहीं यूज़ होता, डिटेक्शन के लिए भी यूज़ होता है। मोस्टली हम स्फीयर कोलाइडर लगाते हैं अपने एनिमीज़ के इर्द-गिर्द ना, कि अगर यहाँ तक एनिमी आ गए, हमने ये ऐसी कंडीशन में भी यूज़ हो सकता है कि ये हमारा प्लेयर है या ये चलो हमारा एनिमी है, ठीक है? और ये पेट्रोल कर रहा है लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट मूव कर रहा है। ये वेट कर रहा है कि कोई प्लेयर मेरे करीब आए। प्लेयर अगर इस लाइन तक आ गया, इधर तक आ गया, ठीक है? इधर तक इसको टच कर लिया, तो ये ऑटोमैटिकली प्लेयर को शूट करना शुरू कर दे। तो ये वाली डिटेक्शन जो है ये भी कोलाइडर के थ्रू लगती है। आप कोड के थ्रू ना, कोड के अंदर ये इस कोलाइडर का रेफरेंस दोगे कि अच्छा मेरी क्यूब के ऊपर जो कोलाइडर लगा हुआ है, उसके रेडियस के अंदर अगर तो प्लेयर एंटर हो गया, तो हमारा एनिमी प्लेयर की डायरेक्शन के अंदर शूट करना शुरू कर दे। ये इसलिए यूज़ हो रहा होता है। हर चीज़ की ना लॉजिक बना के अगर उसको समझो तो बहुत आसान हो जाता है। अब देखो मैंने बैठे-बैठे कितनी ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स दे दी हैं कि आपका कोलाइडर किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा होता है। ठीक है? तो इसी तरह यूज़ केसेस बनाया करो, हर चीज़ का पर्पस डिफाइन किया करो। अपने ज़हन के अंदर सोचा करो कि अच्छा यार ये चीज़ इसलिए यूज़ हो रही है तो ये चीज़ इसलिए भी यूज़ हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ अगर एक चीज़ के लिए ही बनी है तो आप उसके लिए ही उसको इस्तेमाल करो। आप उसका यूज़ केस अपने लिहाज से भी मॉडिफ़ाई और एक्सपैंड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को उस लिहाज से ही इस्तेमाल किया जाए जिसके लिए वो इंटेंडेड हो। सही है, इनोवेट करना, क्रिएटिव होना, हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट करना इज़ द आर्ट ऑफ गेम डेवलपमेंट। एंड मे बी आप कोई ऑप्टिमाइज़ सॉल्यूशन निकाल लो, कोई ऐसी चीज़ निकाल लो जो हमें ना पता हो, जो आपको ना पता हो पहले, लेकिन वो आपके लिए बेहतरीन काम कर जाए। ठीक है? तो बॉक्स कोलाइडर रिमूव करो, मेन चीज़ यही होती है कोलाइडर के अंदर। कैप्सूल कोलाइडर भी डाल सकते हो, कैप्सूल कोलाइडर क्या करेगी देखो एक स्फीयर की फॉर्म में है। स्फीयर की फॉर्म में हमारे अंदर आ गया, अब इसको आप ऊपर-नीचे कर लो, बड़ा कर लो, छोटा कर लो, जैसे मर्ज़ी कर लो, जितना मर्ज़ी साइज़ दे दो, ये देखो ऐसे। कैप्सूल कोलाइडर है ये। ठीक है, कैप्सूल की फॉर्म में ऐसे होती है मोस्टली। तो प्रोवाइड्स कॉन्टैक्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट डिफरेंट इसके में मटेरियल भी आप लगा सकते हो। रेडियस, हाइट सब यहाँ से मैनुअली चेंज कर सकते हो। ठीक है? देखो यहाँ से आप चेंज कर रहे हो तो इसका रेडियस ऑटोमैटिकली चेंज होता जा रहा है। हाइट भी यहाँ से चेंज हो जाएगी अगर आप इसको ऊपर करोगे। ये देखो हाइट चेंज हो गई है। और डायरेक्शन वाई एक्सिस है, आप इसको एक्स एक्सिस कर लो तो टेढ़ा हो जाएगा। जी एक्सिस कर लो तो वो इस तरह उस साइड पे चला जाएगा। देखो ये लंबाई में हो गया है। तो आप एक्सिस भी चेंज कर सकते हो क्योंकि उस तरह मैनुअली एक्सिस आप इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते ना। तो आपने सिर्फ जो चेंजेस करने हैं वो आपने इन्हीं एजेस से या यहाँ से कोलाइडर की चेंजेस यहीं से होंगी। सही हो गया? तो ये मेन चीज़ें थी। इसके अलावा और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कोलाइडर की टाइप कौन-कौन सी हैं। को ये रिमूव कर दूँ और किधर है? कैप्सूल कोलाइडर भी डाल दिया है। सर्कल कोलाइडर सिर्फ़ हमारा 2D में ही होता है क्योंकि सर्कल ऑफ़ कोर्स होता ही 2D है। तो आप उसमें नहीं डाल सकते इसको। मेश कोलाइडर, अच्छा मेश कोलाइडर रुको बल्कि मेश कोलाइडर हाँ, कन्वेक्स आप अगर कर दो ना तो और प्ले करो तो फिर ये चीज़ फट जाएगी पूरी। तो ये मोस्टली मैंने काफ़ी सारी जगहों के ऊपर ना एनिमी उसके अंदर भी किया हुआ है यूज़। अभी मैं प्ले नहीं कर सकती क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है। बट आई विल शो यू इन अनदर वीडियो कि वो मैंने एनिमी डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया था। तो उसमें ये होता है कि हर पार्ट के ऊपर ना मैंने अलग-अलग मेश कोलाइडर लगा दिया था और उसको कन्वेक्स कर दिया था। तो कन्वेक्स होके मेश कोलाइडर का ये काम हो रहा था कि जैसे ही वो चीज़ प्ले हो रही थी ना और जैसे ही वो हिट हो रही थी, मैंने उसको स्क्रिप्ट के थ्रू रेफ़रेंस करवा दिया था। तो मेरा एनिमी के टुकड़े फट-फट के ना हर डायरेक्शन में जा रहे थे और उसके ऊपर मैंने पार्टिकल इफ़ेक्ट लगाया हुआ था, तो वो प्रॉपर ऐसे लग रहा था जैसे वो डिस्ट्रक्ट हो रही है चीज़। मैं आप लोगों को करके भी बताऊँगी, आई विल टेल यू हाउ टू डू दैट। बड़ा कूल लगता है। तो आपको कोई मतलब एक्सटर्नल वीएफएक्स वगैरह या कोई इफ़ेक्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, आप इन हाउस भी बना सकते हो। हर चीज़ का एक सॉल्यूशन इन हाउस भी एग्ज़िस्ट कर रहा होता है। स्फीयर कोलाइडर भी है हमारे पास, स्फीयर की फ़ॉर्म में हो जाता है, वही सेम चीज़ यहाँ से पकड़ो, ऐसे एडिट कर लो, जैसे मर्ज़ी कर लो, बड़ा कर लो, छोटा कर लो। तो ये भी बहुत यूज़फुल होता है। ठीक है? इसके अलावा इम्पोर्टेंट वाला एक और था रिजिड बॉडी, 2D नहीं रिजिड बॉडी सॉरी। अच्छा रिजिड बॉडी हमारी क्या कर रही होती है, इसकी कोई विज़िबिलिटी हमें नज़र नहीं आ रही है एज़ सच, बट ये हमारा यूज़ हो रहा होता है फिज़िक्स सिस्टम के लिए। ये हमारी बेसिक फिज़िक्स ऐड कर रही होती है टू आवर गेम।
मैं अगर यहाँ से प्ले करूँगी ना तो ये होगा कि मेरी क्यूब जो है वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटी अटैच हुई हुई है। जब ग्रेविटी अटैच हुई होती है तो क्या होता है, ग्रेविटी से चीज़ नीचे गिर जाती है। अगर आपने इस चीज़ को नीचे नहीं गिराना, अगर फॉर इंस्टेंस मैंने क्लाउड्स बनाए हुए हैं, ठीक है? मैंने उनको नीचे नहीं गिराना, तो आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ ग्रेविटी, क्योंकि मैंने उसको नीचे नहीं गिराना, वो तो ऊपर ही रहे, आसमान में ही रहे वो चीज़। लेकिन अगर मैंने कोई बॉल बनानी है, बॉल के ऊपर ग्रेविटी तो ज़ाहिर है अटैच होगी, क्योंकि बॉल ऊपर से नीचे गिरेगी तो उसने नीचे आना है, गिरना है, ठीक है? उस पे ग्रेविटी अप्लाई होगी। अच्छा, मास ड्रैग ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है ऑलरेडी, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैं यूज़ केसेस तब बताऊँगी जब हम इनको प्रॉपर्ली यूज़ कर रहे होंगे, बट ओवरऑल जस्ट आई एम गिविंग एन ओवरव्यू कि एक चीज़ किस लिए यूज़ होती है। रिजिड बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने कोई भी इसके अंदर फिज़िक्स वगैरह ऐड करनी है, ग्रेविटी यूज़ करनी है, ठीक है? और बस या दैट्स अबाउट इट। मोस्टली ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ होती है। मोस्टली चीज़ों के ऊपर रिजिड बॉडी होनी ज़रूरी होती है। और इसका आप रेफ़रेंस भी दे सकते हो स्क्रिप्ट के अंदर रिजिड बॉडी का, तो वो एक्सेस कर लेता है स्क्रिप्ट के थ्रू। और अगर आपने किसी चीज़ के ऊपर रिजिड बॉडी ना लगाई है तो आपको प्रॉम्प्ट दे देता है कि अच्छा आप एक्सेस कर रहे हो लेकिन इसके ऊपर रिजिड बॉडी लगी हुई नहीं है। तो करना क्या चाह रहे हो भाईजान आप? अच्छा, दैट्स इट फॉर द कंपोनेंट्स। मेन कंपोनेंट्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कौन-कौन से होते हैं। यूज़ मोस्टली काफ़ी सारे हो रहे होते हैं, कंपोनेंट्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। एज़ आई हैव ऑलरेडी शोड यू कि इसके अंदर देखो ये ढेर सारी ऑप्शंस हैं आपके पास। यूज़ तो आप बहुत सारी कर सकते हो और वो मैं आप लोगों को करके भी बताऊँगी। बट इन डिटेल अभी फॉर इंस्टेंस जो चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, जो बहुत मोस्टली गेम्स के अंदर यूज़ हो रही होती हैं, कोलाइडर्स, रिजिड बॉडीज़, ऑडियो सोर्सेज़, वो सारी चीज़ें वो मैंने आप लोगों को अभी बता दी हैं फॉर नाउ। तो यू शुड नो के इम्पोर्टेंट चीज़ें कैसे यूज़ होती हैं। बाकी ऑफ़ कोर्स साथ-साथ जब हम चीज़ यूज़ करेंगे, नैव मेश यूज़ करेंगे, नैव मेश भी करके बताऊँगी आप लोगों को, तो यू विल बेटर अंडरस्टैंड कि इसका यूज़ केस कैसा है। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अम, यूआई कैसे ऐड होता है। सबसे पहले आप कैनवस ऐड करोगे, ठीक है? अब आप इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल की तरह लो कि अगर आपने कुछ ड्रॉ करना है, अगर आपने कुछ बनाना है, अगर आपने कोई चीज़ लिखनी है कागज़ के ऊपर, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? एक ब्लैंक कैनवस, एक ब्लैंक पेज, एक ब्लैंक चीज़ जिसके ऊपर हम एक ब्लैंक बेसिकली डेफिनिशन कि अच्छा ये इतने बाय इतने का पेज है और मेरे पास बस यही एरिया है, मैंने इसी के ऊपर काम करना है। तो उसके लिए कैनवस की ज़रूरत पड़ती है ना, तो हम सबसे पहले कैनवस ऐड करेंगे। सही हो गया। अब मैंने आप लोगों को उस टाइम क्या बताया था जब मैं कंपोनेंट्स ऐड करी थी कि इवेंट सिस्टम ऑटोमैटिकली डल जाता है। इवेंट सिस्टम में ना काफ़ी सारी चीज़ें हैंडल हो रही होती हैं। हमारा बेसिकली जब कैनवस ऐड होता है तो इवेंट सिस्टम ऑटोमैटिकली ऐड हो जाता है। आप इसकी काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर-नीचे कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है? वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी। अच्छा, ये है हमारे पास कैनवस। ये हमारे कैनवस का साइज़ है। अब लोग कहेंगे कि यार हमारा सीन कहाँ चला गया? ये कैनवस तो इतना बड़ा है लेकिन हमारा सीन कहाँ, हमारा क्यूब कहाँ चला गया? तो क्यूब है यहाँ पर इस कोने में, छोटू से कोने में। कैनवस का वर्ल्ड और क्यूब का वर्ल्ड आर टू डिफरेंट थिंग्स। आप इसको स्केल नहीं कर सकते, आप कैनवस को हिला नहीं सकते, आप कैनवस को देखो छोटा बड़ा नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेंज द साइज ऑफ कैनवस इस तरह से, एटलीस्ट। ठीक है, यहाँ से आप इसको नहीं छेड़ सकते। देखो कोई फर्क इसके ऊपर नहीं पड़ा। वाई इज दैट सो? बिकॉज कैनवस की सेटिंग आप यहाँ से करते हो, इसको हमने किया हुआ है कांस्टेंट पिक्सल साइज, मीनिंग कि कांस्टेंट साइज है, यहाँ से नहीं हटेगा, नहीं हिलेगा यहाँ से। पहले हम क्यूब के पास चले जाते हैं, हमारा क्यूब है कैनवस के कोने के अंदर पड़ा हुआ है, ये अपने वर्ल्ड के अंदर है। हमने जो 3D चेंजेस करने हैं ना वो यहीं पे ही होंगे, इसी जगह पे ही होंगे। दिस हैज़ नथिंग टू डू विद द कैनवस। कैनवस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अच्छा इसमें ये हो रहा है, इसमें वो हो रहा है। कैनवस एक अलग वर्ल्ड की तरह आप उसको ट्रीट करो, आप उसको एक अलग इमेज की तरह ट्रीट करो कि अच्छा ये बिल्कुल ही आउट है। ठीक है, आपने कैनवस में चेंज करना होगा, ये कैनवस है, आप इसमें चेंज करो। अच्छा, मेनली ज़रूरी ये होता है कि आप कैनवस की सेटिंग, मैं तो मोस्टली यही रखती हूँ क्योंकि ये दिस इज़ द बेस्ट सेटिंग फॉर ऑल थिंग्स। आप हर स्क्रीन साइज़ के साथ उसको स्केल कर सकते हो। स्केल विद स्क्रीन साइज़ करो, मीनिंग कि आप कोई भी स्क्रीन इसके अंदर डाल दो तो हमारा कैनवस जो है उसके हिसाब से स्केल होता जाएगा। हमारे कैनवस को हमें मैनुअली छेड़ना नहीं पड़ेगा, बड़ा-छोटा नहीं करना पड़ेगा। हर अगर आपने तो एक ही डिवाइस के लिए बनाना है,
तो आप कांस्टेंट पिक्सल साइज कर सकते हो। अगर आप बना रहे हो एक ही फ़ोन के टाइप के लिए, अगर आप बना रहे हो एक ही पीसी के लिए, व्हिच इज़ वेरी हाइली अनलाइकली, क्योंकि गेम अगर आप सिर्फ़ अपने यूज़ के लिए बना रहे हो तो फिर वो गेम का फ़ायदा क्या है? तो आप अगर बना रहे हो मल्टीपल डिवाइसेज़ के लिए, व्हिच इज़ मोस्टली हमेशा ज़ाहिर-सी बात है, आप यूज़ ही उसको कौन मतलब मोस्ट डिवाइसेज़ के लिए करोगे, तो उसके लिए यू हैव टू स्केल विद स्क्रीन साइज़। ठीक है, यहाँ पर हम कर देते हैं 1080 सॉरी 1920 बाय 1080, 1920 ओहो! बाय 1080, ठीक है? ये ऑलरेडी यही साइज़ है तो वो चेंज नहीं हुआ। बट अगर आप यहाँ पे चेंज करोगे तो वो चेंज भी हो जाएगा। 1080 अगर आप कर दो, चेंज क्यों नहीं हो रहा? हुँ, वियर्ड बट या खैर आई डोंट नो व्हाई दिस इज़न्ट चेंजिंग वैसे। या अच्छा, so scale with screen size is basically going to scale the whole screen according to the screen size that it has to match। ठीक है? तो ये वाली सेटिंग तो आप लोग कर लो इसको फिक्स। इसके अलावा जो चीज़ हम कैनवस के अंदर डालेंगे, वो हमारे कैनवस के ऊपर शो होगी। आप यूआई के ऊपर जाओ, यूआई के ऊपर जाने के बाद अगर हमने फॉर इंस्टेंस डालनी है एक इमेज, जो हमारी पूरी बैकग्राउंड हो हमारा उसका मेन मेन्यू का, तो आप इसको बड़ा कर लो। सही है, 2 मिनट। हाँ, ये मैंने उसको 2D व्यू के अंदर ले आई हूँ, ठीक है? यहाँ पे आप 2D टॉगल ऑन कर लो ना, तो ये सिर्फ़ 2D व्यू के अंदर आ जाता है। तो आप इसको इसके लिए हाथ से साइज़ कर लो। सही है, छोटा-बड़ा कर लो जैसे मर्ज़ी आपने करना है। मैंने इसके साइज़ के हिसाब से कर लिया। तो ये देखो, पूरी स्क्रीन इसके साथ कवर हो गई है। अब इसके अंदर आप कोई भी तस्वीर डाल लो, कोई भी इमेज डाल लो। अभी मेरे पास यहाँ पे कोई इमेज नहीं है, बट आप पीएनजी डाउनलोड करो और आप इसके अंदर कोई भी इमेज डाल लो तो ईज़ी हो जाएगा। अब ये देखो, रुको बताती हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर कोई भी मेन मेन्यू इमेज सर्च करो ना, मेन्यू इमेज, ठीक है? यहाँ पे गए आप। अब अगर मैं डाल रही हूँ, कोई प्लेन बैकग्राउंड नहीं है, प्लेन, हाँ, जैसे ये है। अल्लाह करे ये हमारे पास वो हो। जेपीजी फॉर्म में चलो यही कर लेते हैं सेव। देखते हैं इफ इट वर्क्स और नॉट। यहाँ पर आप इंपोर्ट करोगे न्यू एसेट। इंपोर्ट करने के बाद डाउनलोड्स में जाएंगे हम। डाउनलोड्स में जाने के बाद ये किधर नीचे तक गया हुआ है। इसको अगर हम कर दें, जस्ट अ मिनट, इट्स हैपनिंग यार, जस्ट अ मिनट, लेट मी सी व्हाट दिस इज। या, ये, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, अब आप इसके ऊपर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने की कोशिश करो ना, ये ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, आप यहाँ पर इमेज में जाते हो, आप यहाँ से स्प्राइट चूज़ करने की कोशिश करो, नहीं होगा। आपको नज़र ही नहीं आ रहा है कहाँ पर है यार, क्यों नहीं नज़र आ रहा? क्योंकि आपने इसकी टाइप नहीं चेंज की। आप इसको क्लिक करोगे, यहाँ पर जाओगे और इसको स्प्राइट 2D एंड यूआई में कन्वर्ट करोगे। जब आप इसको स्प्राइट 2D एंड यूआई में कन्वर्ट कर दोगे, यहाँ से आप अप्लाई दबाओगे तो ये स्प्राइट में कन्वर्ट हो गया। देखो इसके साथ एरो बन गया, मीनिंग कि इसके कंपोनेंट्स बन गए अलग-अलग। इमेज में जाओ, इमेज में जाने के बाद आप यहाँ पर ये डालो, तो ये देखो ये हमारी इमेज अटैच हो गई है। सही हो गया, ये हमारी इमेज ऐड हो गई है। यहाँ पर इमेज ऐड होने के बाद यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ से यूआई पे जाओ, यूआई पे जाने के बाद आपने अगर टेक्स्ट ऐड करना है तो आप टेक्स्ट मेश प्रो ऐड करो। अब ये हमें कह रहे हैं कि अच्छा टेक्स्ट मेश प्रो तो आपने ऐड कर दिया, टेक्स्ट ऐड कर रहे हो, लेकिन आपके पास टेक्स्ट मेश प्रो इंस्टॉल्ड ही नहीं है। वो भी आप यहाँ विंडो पैकेज मैनेजर से कर सकते हो, बट क्योंकि ये आपको ऑलरेडी दे रहा है एक ऑप्शन कि आप यहीं से कर लो, तो आप यहीं से दबा दो। ठीक है, ये आपके लिए टेक्स्ट मेश प्रो इंस्टॉल कर देगा। वेट अ मिनट, ये इंस्टॉल हो गया है। आपको इम्पोर्ट एक्स्ट्रास और सैम्पल्स करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी अभी फॉर नाउ। ठीक है, ये देखो ये इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड हो गया और ये यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको। आप टेक्स्ट यहाँ से चेंज कर सकते हो, मेन मेन्यू लिख दो। ठीक है, मेन मेन्यू लिख दिया हमने। यहाँ से आप अपनी टाइप चेंज कर सकते हो
फ़ॉन्ट की अभी फॉर नाउ हमारे पास 2 ही हैं, लेकिन आप यहाँ से और भी इम्पोर्ट कर सकते हो बाहर से एक्सटर्नल वाले, और वो इसके अंदर ऐड कर लो। ठीक है, गूगल फ़ॉन्ट से जाके कर लो, जहाँ मर्ज़ी से कर लो, और फिर यहाँ पर आप इसको इम्पोर्ट करके ऐड कर लो। सही हो गया। यहाँ से आप इसको बोल्ड कर सकते हो, देखो बोल्ड हो गया। साइज़िंग वगैरह अगर आपने चेंज करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ये देखो, इसको बड़ा छोटा कर सकते हो, ये वाली चीज़ भी छोटी बड़ी कर सकते हो। इसकी डिफाइन करके कि आपने कितनी स्पेसिंग देनी है इसके बीच में, बड़ा करना है छोटा करना है, आप यहाँ से इसकी बॉक्स को बड़ा कर लो छोटा कर लो। ठीक हो गया। और फॉन्ट साइज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, 60 कर लो इसको। ठीक है, फिर आप डब्बे को छोटा बड़ा कर लो ताकि फिट हो जाए, साइज़ फिट कर लो इसके बीच में। और ये इसको सेंटर अलाइन कर दिया। सही हो गया। इस तरह के बहुत सारे आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हो, कलर चेंज करके रेड कर लो, वाइट कर लो, जो भी कर लो। ऑटो साइज करोगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारा डब्बे के लिहाज से उसको साइज करता चला जाएगा। अब जैसे डब्बा छोटा था तो उसके लिहाज से वो उसने उसी के साइज कर दिया। अभी देखो, ये छोटा छोटा मैं जैसे जैसे करती जा रही हूँ, ये हमारा फॉन्ट साइज भी छोटा होता जा रहा है। जैसे जैसे हमारा डब्बा बड़ा हो रहा है वैसे वैसे फॉन्ट साइज भी बड़ा होता जा रहा है। सही हो गया। दैट्स अबाउट इट। और ये अलाइनमेंट होती है, ये सेंटर लाइन, लेफ्ट लाइन, राइट लाइन, मिडिल लाइन, ऊपर नीचे करने के लिए नीचे ऊपर, और सो ऑन एंड सो फॉर। फॉर इंस्टेंस ये डब्बा हमारे पास बड़ा वाला है, इस डब्बे बड़े के अंदर हमने इसको सेंटर लाइन करना है तो यूँ हो जाएगा। लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, जैसे मर्जी आपने इसको अलाइन करना है, इट विल डू इट फॉर यू। सही हो गया। अच्छा, या ओसीडी मेरा ट्रिगर हो रहा था। नाउ इट्स फाइन आई गेस। नॉट वेरी फाइन बट कुछ हद तक तो ठीक लग ही रहा है। स्पेसिंग कैरेक्टर्स के बीच में, लाइंस के बीच में, वर्ड्स के बीच में, पैराग्राफ्स के बीच में आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, जैसे मर्जी कर दो। ठीक है, यू कैन चेंज दैट। और हाँ, बस दैट्स अबाउट इट। ये ज़रूरी है, इटैलिक्स यहाँ से कर लो, अंडरलाइन यहाँ से कर लो, ऐसे ऐसी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। इसको कट कर लो, बड़ा छोटा कर लो, बड़ा कर लो, ठीक है, छोटा कर लो, लोअर केस में ले जाओ। और ये है स्मॉल कैप्स। सही हो गया। तो आप ऐसे ऐसे अपनी चीज़ें चेंज कर सकते हो। ये आप लोगों को मैंने बता दिया कि इमेज आपने कैसे ऐड की और आपने टेक्स्ट कैसे ऐड किया। अब अगर आपने ऐड करना है कोई बटन, सही हो गया। अब आप ये ध्यान रखना कि आप इमेज के अंदर ना काम कर रहे हो, आप कैनवस के अंदर काम कर रहे हो। अगर आपने कोई चीज़ इमेज के अंदर, अब जैसे मैंने इमेज के अंदर टेक्स्ट डाला है, व्हिच इज़ फाइन, क्योंकि मैंने इमेज के ऊपर शो करवाना था उसको। तो आप हायरार्की बस चीज़ों को मैनेज कर लो एक दफ़ा, बाकी चीज़ें डू नॉट मैटर। कैनवस के ऊपर राइट क्लिक करो। ठीक है, ये ध्यान रखना कौन सी चीज़ ऊपर जा रही है, कौन सी चीज़ नीचे जा रही है, क्योंकि फिर रेंडर नहीं होगी हमारी इमेज अगर नीचे ऊपर हो गई तो हमारी, जैसे बटन इधर आ गया ना, अब ये बटन हमें नज़र क्यों नहीं आ रहा? क्या वजह हो सकती है इसकी? क्योंकि बटन ऊपर है और इमेज नीचे है। लेकिन अगर हम बटन को नीचे ले आते हैं हायरार्की में, तो देखो बटन ऊपर हमें नज़र आने लग गया। तो आपने हर चीज़ का इस तरह ध्यान रखने के ऊपर नीचे चीज़ हो, आपको विजिबिलिटी नज़र आ रही हो, आप उसकी हायरार्की लेयर्स मैनेज कर रहे हो कि अच्छा ये चीज़ ऊपर है, ये चीज़ नीचे है। सबसे ऊपर, सबसे पहले जो आपने चीज़ शो करवानी है वो सबसे ऊपर होनी चाहिए, ठीक है? उसके नीचे जो चीज़ें आती जाएँगी वो उसके ऊपर शो होती जाएँगी। सही हो गया। इसका साइज़ यहाँ से आप बड़ा छोटा कर लो, ये इसको बड़ा कर लेते हैं। बटन का जो टेक्स्ट है वो अलग से होगा, ये इसका ड्रॉप डाउन आप खोलोगे, इसके अंदर आपको इसका टेक्स्ट नज़र आ जाएगा। यहाँ से आप इसका टेक्स्ट चेंज करके प्ले लगा दो, ठीक है? अभी क्योंकि ये छोटा है तो हमें नज़र नहीं आ रहा, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। ये प्ले का बटन आ गया हमारे पास। उप्स! ये प्ले का बटन है, ठीक है? प्ले के बटन के ऊपर अब हमने, ये देखो ये बटन है। बटन के ऑन क्लिक्स क्या डिफाइन कर रहे होते हैं, ये बता रहे होते हैं कि ये क्लिक होगा तो क्या होगा, क्या ट्रिगर होगा अगर ये क्लिक हुआ तो। यहाँ से आप प्लस दबाओ तो आपका एक नया इवेंट बन जाता है। अब यहाँ पर आप कोई भी नई स्क्रिप्ट अटैच कर सकते हो। अब अगर मैंने स्क्रिप्ट बनाई हुई है एक मेन मेन्यू की, उसके अंदर वो बता रहे हैं मुझे कि अच्छा प्ले क्लिक होगा तो कौन सा सीन आएगा, सीन 2 आएगा। तो मैं यहाँ पर क्यूब लगाऊँगी और फ़ंक्शन जो मैंने डिफ़ाइन किया होगा ना, वो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास मोनोस्क्रिप्ट के अंदर। यहाँ पर हमारी स्क्रिप्ट का नाम आ रहा है तो क्यूब नाम होगा, उसके अंदर ड्रॉप डाउन आ गया, ड्रॉप डाउन के बाद हमारी जो लिस्ट ऑफ फंक्शंस बने होंगे वो यहाँ पर डिफ़ाइन हो जाएँगे। तो अगर मैंने प्ले के नाम से एक फ़ंक्शन बनाया होगा तो वो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके इसको अटैच कर दूँगी, तो जब प्ले का बटन क्लिक होगा तो वो फ़ंक्शन कॉल होगा और वो फ़ंक्शन कॉल होने से हमारा सीन चेंज हो जाएगा।
ठीक है, वो मैं आप लोगों को सब करके बताऊँगी, बट फॉर नाउ मैंने आप लोगों को ज़ुबानी एक्सप्लेनेशन दे दिया कि कैसे परफ़ॉर्म कर रहा होता है और कैसे काम हो रहा होता है। इसी तरह हम सेटिंग्स का बनाएँगे, सेटिंग्स की भी एक ही स्क्रिप्ट होगी, मेन मेन्यू स्क्रिप्ट, उसके अंदर फंक्शंस बने होंगे अलग-अलग। प्ले का फंक्शन होगा, सेटिंग्स का फंक्शन होगा, अम, और क्या-क्या होता है, क्विट का होगा कि गेम एग्ज़िट हो जाए, ठीक है? फंक्शंस बनाएँगे, हर एक चीज़ के अलग-अलग स्क्रिप्ट नहीं बनाएँगे, वो बहुत टीडियस और बहुत ज़्यादा खिचमिच वाला काम पड़ जाता है। तो हमने इतने गंदे-गंदे काम नहीं करने, हमने एक ही काम करना है और ऑप्टिमाइज़्ड काम करना है और ईज़ी काम रखना है। अपने लिए भी आसानी करनी है और अपने पीसी के ऊपर भी आसान करना है कि हम उसको बेचारे की चीखें ना निकाल दें, हर काम को सेपरेट-सेपरेट करके। ठीक है, हर चीज़ का फंक्शन उसके साथ अटैच कर दें आप, और इस तरह से हम ईज़िली सीन स्विचिंग कर सकते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को पूरा मेन मेन्यू बनाना सिखा दिया कि कैसे बनता है, क्या बनता है। स्क्रिप्ट आप चैट जीपीटी से भी जनरेट करवा लो। वैसे मोस्टली लोग आजकल ना जो कोडर्स बैठे हुए हैं वो सारे चैट जीपीटी कोडर्स ही हैं। आपके पास तो अब वो वाली सहूलियत भी आ गई है कि आप अपने यूनिटी के अंदर चैट जीपीटी इंटीग्रेट कर दो, ताकि आपको बैक एंड फोर्थ जा के स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट ना करनी पड़े। यहाँ पर इंटीग्रेटेड चैट जीपीटी होता है, वही आपके लिए स्क्रिप्ट्स भी लिख देता है, वही सारा कुछ कर देता है, वो भी मैं आप लोगों को करना सिखाऊँगी। बट वो ना फिर ये हो जाएगा कि आप लोग आलसी हो जाओगे, आप लोगों से काम होना नहीं है, ठीक है? आप लोगों ने फिर कहना है कि अच्छा चलो चैट जीपीटी पे रिलाई कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि जीपीटी भी ना एक लिमिट तक आपको चीज़ सिखाता है। आपको देयर इज़ ऑलवेज़ अ लिमिट टू एआई। एआई की ना ऐसा नहीं है कि एआई ने बहुत ही कोई तबाही मचा दी है और बहुत ही रोबोट्स बन रहे हैं, ठीक है? काम हो रहा है, द पाकिस्तान कह रही हूँ, वर्ल्ड इज़ बीइंग टेकन ओवर बाय एआई और बाय रोबोट्स और ये सब कुछ हो रहा है जी, हम मर जाएँगे, अभी कुछ ऐसा नहीं हो रहा। एआई इज़ नॉट रीचिंग टू दैट एक्सटेंट कि उतनी परफेक्शन अभी वो ले आए अपने अंदर। तो जब तक वो परफेक्शन नहीं लेके आ रहा, तो बीइंग ह्यूमन आप लोग तो अपना फ़र्ज़ अदा करो ना कि अच्छा चलो जो चीज़ आप सीख सकते हो वो तो आप सीखो ना। तो लर्न एज़ मच एज़ यू कैन एंड ट्राई टू एडजस्ट हर चीज़ के साथ। सही हो गया। बटन भी बता दिया, स्लाइडर भी आप डाल सकते हो, ये जैसे स्लाइडर डला हुआ है, रुको ये तो ज़ूम इन हो गया। अच्छा जैसे ये स्लाइडर डला हुआ है, ये आप हेल्थ बार के लिए भी यूज़ कर सकते हो। हेल्थ बार के लिए कैसे यूज़ करोगे आप? आप इसका ये जो छोटू सा बॉल सा है ना, ये जो है हैंडल एरिया, hmm, वेट अ मिनट, वेयर इज़ दैट हैंडल एरिया? या ये बॉल सा जो है, ये मैंने डिलीट कर दिया, तो ये जो छोटू सी लाइन है ना, ये इंक्रीज़ होती जाएगी और हमारी हेल्थ डिक्रीज़, इंक्रीज़ इस तरह हम करवा सकते हैं। स्लाइडर मोस्टली मैं इसी चीज़ के लिए यूज़ करती हूँ। स्लाइडर आप टॉगल ऑन, टॉगल ऑफ, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन के लिए भी कर सकते हो, वॉल्यूम की फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए भी कर सकते हो। स्लाइडर कैन बी यूज्ड फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। स्लाइडर के ऊपर एक गेम भी बेस्ड हो सकती है कि आप कितनी, जैसे वो वाली गेम्स नहीं होती कि एक बार चल रहा होता है यहाँ से लेफ्ट से राइट, से लेफ्ट से राइट, और आपने एक परफेक्ट टाइमिंग सेट करनी होती है जिसके ऊपर आप क्लिक करो तो वो चीज़ उसके अंदर गिर जाए, जैसे वो पापस पजीरिया वाली गेम्स होती थी। तो उसमें भी वो जो टाइमर सा लगा होता था या वो जो चीज़ होती थी ना, वो जो लेफ्ट राइट पिन मूव कर रही होती थी, वो भी स्लाइडर के थ्रू ही होती थी। तो यू कैन यूज़ अ स्लाइडर फॉर दैट एज़ वेल। सही हो गया। स्लाइडर का भी मैंने आप लोगों को बता दिया। लेट मी डिलीट दिस, ओह दैट्स राइट, लेट मी डिलीट दिस, और फिर हम यूआई पे जाएँगे, यहाँ पर और क्या रह गया, ड्रॉप डाउन वग़ैरह नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर नाउ, बट वही ड्रॉप डाउन मेन्यू है कि आप यहाँ से क्लिक करोगे तो फिर आपको ड्रॉप डाउन खुलता जाएगा और आप उसके अंदर से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे वो रूम लॉबीज़ वग़ैरह क्रिएट करने के लिए होता है कि अच्छा आपने इस रूम में जाना है, आपने उस रूम में जाना है, आपने ये वाला गेम मोड खेलना है, आपने ये वाला लेवल खेलना है। तो आप इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। Yeah, दिस इज़ प्रीटी सिंपल, प्रीटी ईज़ी, प्रीटी बेसिक, यू नो कि ये किस तरह यूज़ होती हैं, क्या यूज़ होती हैं। मैं आप लोगों को यूज़ केसेस भी हर चीज़ के अलग-अलग बताऊँगी, डोंट वरी। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है इसमें कि कैसे होगा, क्या होगा, किधर जाएँगे हम, क्या करेंगे। नो नीड टू वरी फॉर दैट। पैनल हमारा ये कर होता है कि पैनल हमारे एक लेयर्स ही बना देता है, इमेज की तरह ही होता है, बट डिपेंड करता है कि आप पैनल की ओपेसिटी डिक्रीज़ कर दो। ये मोस्टली इसलिए यूज़ हो रहा होता है कि आपने जिस तरह गेम जीत लिया ना, तो आप एक पैनल लगा दोगे। अब वो पैनल आएगा तो ये देखो जैसे हल्का-सा ब्लरी इफ़ेक्ट, हल्का-सा ओपेसिटी इसकी कम है, हल्का-सा आपको लाइटर सी टोन, जिस तरह ऊपर फ़िल्म सी नहीं आ जाती वैसे शो हो रहा है। तो ये जब आप गेम जीत जाते हो तो पीछे वाली चीज़ें डिसेबल्ड शो करने के लिए कि अच्छा चलो पीछे वाली चीज़ें काम नहीं कर रही, तो आप ये एक हल्का-सा ऊपर पैनल लगा दोगे और उसके ऊपर आप एक इमेज ऐड करो, जैसे ये इमेज है हमारे पास, या आप इस इमेज के अंदर कुछ भी डाल दो, यहाँ पर सोर्स इमेज के अंदर कुछ भी डाल दो, सही हो गया। और आप उसका साइज़ वगैरह बड़ा कर दो, जैसे ये यहाँ पर
छोटू सी होगी, अभी नज़र नहीं आ रही हमें, बट उसमें उसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसकी जगह आप एक सिंपल इमेज भी डाल सकते हो, इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, बट पैनल का ये है कि चलो उसके अंदर आप उसकी ओपेसिटी वगैरह हैंडल कर सकते हो। ओपेसिटी आप इमेज की भी कर सकते हो, जैसे ये इमेज है, इस पे गए, इसकी ओपेसिटी कम कर दी, तो सी यू कैन मैनेज द ओपेसिटी फ्रॉम हियर एज़ वेल। तो वो इट जस्ट रियली डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट थिंग्स टू वर्क, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप डिज़ाइनर हो। कैनवस का सारा काम इज़ बेस्ड ऑन डिज़ाइनिंग, लेकिन आप लोगों को मैंने ये बताना था कि ये चीज़ें ऐड कैसे होती हैं। ऐड करनी एक दफ़ा आ जाए आप लोगों को, तो आप डिज़ाइन अपने लिहाज से कर सकते हैं। आप ये बटन-शटन डाल दो, कोई भी चीज़ क्लिकेबल बनानी है तो उसको आप बटन बना दो, कोई भी चीज़ आपने क्लिकेबल नहीं डालनी, आपने सिर्फ डिज़ाइन के लिए डालनी है तो आप उसको इमेज की फॉर्म में डाल लो, पैनल डाल लो ताकि पीछे एक ब्लर इफ़ेक्ट आ जाए और उसके ऊपर एक इमेज भी बनी हो। सही है। टेक्स्ट मैश प्रो होता है टेक्स्ट ऐड करने के लिए, व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ड्रॉप डाउन होता है, स्लाइडर होता है। ये सारी चीज़ें आप डाल के एक कैनवस को प्यारा-सा बना सकते हो। सही हो गया, दिस इज़ अबाउट इट। कैमराज़ का भी कुछ एस्पेक्ट होते हैं कैनवस के ऊपर। अम, जैसे ये है स्क्रीन स्पेस ओवरले, वर्ल्ड स्पेस कैमरा, और वर्ल्ड स्पेस में अगर चला जाए तो वर्ल्ड स्पेस में ये होता है कि हमारे वर्ल्ड के लिहाज से हम उसको सेट करने लग जाते हैं, वो 3D ऑब्जेक्ट बन जाता है। हमारे जैसे वर्ल्ड 3D है तो ये भी 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। सही हो गया। तो इट जस्ट रियली डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट थिंग्स टू वर्क आउट, आपने इस चीज़ को किस यूज़ केस में इस्तेमाल करना है, आपने इसको कैसे यूज़ करना है, आपने क्या करना है। तो उस चीज़ से ये देखिए ना, ये 3D एनवायरनमेंट का हिस्सा बन चुका है, तो यू कैन मूव दिस अराउंड, यू कैन चेंज इट, और आप इसको अपने लिहाज से आप एडजस्ट कर सकते हो। सी यू कैन मूव दिस अराउंड। पहले आप इसको मूव नहीं कर पा रहे थे, अभी देखो क्यूब के पीछे चला गया, अब क्यूब आगे आ गया। तो ये मोस्टली उन चीज़ों के लिए होता है जैसे वो नहीं होती है हमारे पास एंडलेस रनर वाली गेम्स होती हैं। एंडलेस रनर गेम्स के अंदर कोई चीज़ पॉप अप आ रही है तो हमने उसको कैनवस की फॉर्म के अंदर लेके आना है, या कोई दिखाना है कि चलो 100 पॉइंट्स गेन्ड, तो वो गेम का हिस्सा है ना, वो एक अलग से पैनल तो नहीं शो हो रहा हमें कि अच्छा चलो गेम 3D व्यू अलग है और 2D अलग है, वो 3D का पार्ट बन जाता है। तो व्हेन यू वांट इट टू बी अ पार्ट ऑफ 3D तो आप उसको वर्ल्ड स्पेस के अंदर ले जाते हो। वर्ल्ड स्पेस कैमरा ये है कि हमारा जो कैमरे रेंडर कर रहा होगा ना, जो हमारा स्क्रीन स्पेस कैमरा, बेसिकली जो कैमरा रेंडर कर रहा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और जैसे हम पहले थे स्क्रीन स्पेस ओवरले, ओवरले मीनिंग के हमारे 2D फॉर्म के अंदर आ गया, जिस तरह 2D है वैसे ही होगा। तो कैमरा की फॉर्म के अंदर ये है कि वो कैमरा जो हमारा रेंडर कर रहा होगा बस वो सिर्फ वही दिखा रहा होगा हमें। सही होगा। दैट्स अबाउट इट फॉर नाउ। अभी आप लोगों को मैंने यूआई एक्सप्लेन कर दिया, मैंने आप लोगों को कंपोनेंट्स बेसिक बेसिक बता दिए हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी व्हाट वी हैव टू डिस्कस, बट स्टे ट्यून फॉर व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। और आप लोगों को और एक्साइटिंग वीडियोस विद मोर यूनिटी ट्यूटोरियल्स देती जाऊंगी मैं, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, आप लोगों को मुश्किल ना लगे। और होपफुली मैं एक्सप्लेन अच्छे तरीके से कर रही हूँ। इफ़ कोई ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को समझ नहीं आ रही, या अगर कोई मेरा तरीका अच्छा नहीं लग रहा, तो आप लोग फ़ील फ्री टू रीच आउट, फ़ील फ्री टू लेट मी नो कि अच्छा यार ये चीज़ नहीं मुझे समझ आ रही, ये चीज़ आप सही से नहीं बता रही, तो मैं उस चीज़ के ऊपर काम करूँ, ताकि मैं आई नो कि यार मेरी ये चीज़ गलत है, ये मैं गलत कर रही हूँ, ये मुझसे सही नहीं हो रहा, तो मैं उस चीज़ को मॉडिफ़ाई कर दूँ। बिकॉज़ कोर्स हर बंदा परफेक्ट नहीं होता, एंड आई एम ऑलवेज़ ओपन फॉर ओपिनियंस। मैं हमेशा से यही बात करती आ रही हूँ कि ये एक कम्युनिटी है, ये एक प्रॉपर सेटअप है जहाँ पर हम सब मिल के काम करेंगे, कोई एक बंदा नहीं करेगा, ठीक है? तो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ और मेरा काम है कि मैं अपनी नॉलेज आप लोगों तक पहुँचाऊँ, तो अगर आप लोगों को ही नहीं समझ आएगी तो फिर मेरा पर्पस नहीं कंप्लीट होगा। So that's about it for now. It's great teaching you guys. It's great explaining all of this to you. बाकी जो कुछ रह गया है वो आहिस्ता-आहिस्ता डिलीवर करती जाऊँगी मैं इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। जैसा भी मुझे समझ आया कि आप लोगों के लिए सूटेबल रहेगा, उस तरह से मैं एक प्लान कर लूँगी और वो पूरी प्लानिंग आप लोगों तक पहुँचाऊँगी। दैट्स माय प्रॉमिस। होपफुली बाय द एंड ऑफ माय वीडियोस, बाय द एंड ऑफ द ट्यूटोरियल्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा यार यूनिटी ये होता है और ये यूनिटी का काम है, और आप लोग यूनिटी से डरोगे नहीं। आप लोग यूनिटी पे अच्छी-अच्छी गेम्स बनाओगे, इवन बेटर देन मी। मुझसे भी ज़्यादा अच्छा काम करोगे आप लोग। तो आई होप यू आर you know okay with all of this, or that's about it. Don't forget to subscribe, don't forget to like, और क्योंकि मैं वीडियोस बहुत मेहनत से बनाती हूँ। It's countless मतलब hours of editing, countless hours of talking, and making sure कि everything is perfect, countless hours of planning to make sure कि हर चीज़ एक लिहाज से सेट हो,
कुछ गलत ना हो, कुछ आप लोगों को समझ ना आने में रह जाए, और मैं हर चीज़ कवर करने की कोशिश कर रही होती हूँ। हर आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रही होती हूँ, जो चीज़ मुझे नहीं एक दफ़ा समझ आई, वो आप लोगों को तो आ जाए ना। तो बस यही मैंने आप लोगों को कन्वे करना था। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें, क्योंकि सीखना कभी भी नहीं रुकना चाहिए। So take care of yourselves and see you in the next video. Bye bye.